गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि विदेशी आक्रमण वाला जो चैप्टर है वो कल हमने पूरा कर लिया था। तो जो नया चैप्टर है वो है भी बहुत इम्पोर्टेंट और है भी बहुत इंटरेस्टिंग, और वो है मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में शायद आपने पहले भी पढ़ा हो। जो मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई वो भारत के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। हम ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ किया मौर्य साम्राज्य की स्थापना ने। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि पहली बार भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया अचीव्ड पॉलिटिकल यूनिटी। ये बात है सिकंदर के आक्रमण के बाद की। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, मैंने आपको बताया कि सिकंदर ने उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों को पराजित कर दिया। कई जो जातियां थी, जनजातियां थी, कबीले थे, उनको पराजित कर दिया, उनको शक्तिहीन कर दिया। और उस समय जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में मगध जो महाजनपद था वो सर्वशक्तिशाली था। और मगध महाजनपद का जो राजा था उस समय, उसका नाम था धनानंद। और धनानंद आप जानते हो कि वो जनता में बहुत अलोकप्रिय हो चुका था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि उसने अपने गुरु, जिसका नाम था चाणक्य, या ग्रीक सोर्सेज में, यूनानी स्रोतों में उसको कौटिल्य कहा गया, कौटिल्य की मदद से उसने धनानंद को पराजित कर दिया। जो मगध वंश का अलोकप्रिय शासक था उसको पराजित कर दिया, और जितने भी आसपास के जो राज्य थे उनको जीतकर उसने जो है राजनीतिक एकता भारत में स्थापित की। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और मौर्य जो काल रहा, मौर्य शासकों का जो काल रहा, वो लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य शासकों ने भारत पर शासन किया। तो अब जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं आज, कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं मौर्य साम्राज्य के। सबसे पहले हम बात करेंगे स्रोतों की। मौर्य काल के स्रोत क्या थे? तो देखिए, पहली बार इतिहास लिखना, मतलब मौर्य काल के बारे में इतिहास लिखना पहली बार बहुत आसान हो गया था, क्योंकि अब जो घटनाक्रम थे और जो स्रोत थे वो बिल्कुल सटीक थे। देखिए, अब तक के इतिहास में जो हमें स्रोत मिलते आए हैं, खासकर सिकंदर के आक्रमण के पहले से, वो स्रोत सटीक नहीं है। उनमें तिथियों का अभाव है, तिथि है भी तो वो गलत है। तो अब जो है हमें एक सटीक इतिहास लिखना बहुत सरल हो गया, क्योंकि स्रोत जो थे, क्योंकि देखिए, इतिहास जो लिखा जाता है वो स्रोतों के आधार पर ही लिखा जाता है। तो मौर्य काल के जो स्रोत थे वो अत्यंत सटीक थे। और आप ये देखिए कि चाहे वो स्वदेशी स्रोत हो, चाहे वो विदेशी स्रोत हो, यानी अपने देश में लिखे गए हों, चाहे वो विदेशियों के वृत्तांत हो, इस युग का इतिहास लिखने के लिए इन स्रोतों के अतिरिक्त हमें बहुत से शिलालेख और अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। तो उस समय की जानकारी के लिए ये जो साधन थे ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। और देखिए, अगर मौर्य काल के स्रोतों की हम बात करें तो हमारे पास दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। एक तो साहित्यिक है और एक पुरातात्विक है। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है, जो कि 15 अध्यायों में बटा हुआ है। उसके बारे में हम और तफसील से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। विशाखदत्त ने एक ग्रंथ की रचना की थी। विशाखदत्त वैसे गुप्त काल का लेखक था, उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, उससे हमें जानकारी मिलती है। और एक विदेशी आया था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मगैस्थनीज।
मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। ये आप शायद पहले भी आपने पढ़ा हो 11th या 12th में। इसके अतिरिक्त हमारे पास बौद्ध साहित्य से हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य काल के बारे में, और जो पुराण हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तो हो गई साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस। नाउ वी कम टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में क्या है जो सबसे मुख्य है? आप जानते हैं कि अशोक भी मौर्य वंश का ही शासक था। अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख, स्तंभलेख और बहुत सी संख्या में मिलने वाले सोने, चांदी, तांबे के जो सिक्के हैं वो उस काल के स्रोत, महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इस तरह से मौर्य काल के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, तो साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे और उसमें हम पहले लेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य इसका दूसरा नाम है। ये जो ग्रंथ है, नाम से तो ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है, लेकिन वास्तव में एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट यानी राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। मौर्य काल की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताता है, लेकिन राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी इससे मिलती है। कौटिल्य, जैसे कि आप जानते हैं, चाणक्य इसका दूसरा नाम था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, एंड ही वॉज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्केस्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जीत हासिल की वो चाणक्य की मदद से की थी। चाणक्य ने ही इसे शिक्षा दीक्षा दिलाई थी तक्षशिला से। तो ये जो अर्थशास्त्र है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 15 चैप्टर्स और ये बहुत डिटेल हमें जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। गुप्त काल का एक लेखक था जिसका नाम था विशाख दत्त। उसने एक पुस्तक लिखी, मुद्रा राक्षस। इसमें उसने क्या डिस्क्राइब कर रखा है, इसमें उसने कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया था। वो जो स्टोरी है, वो स्टोरी हमें मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में मिलती है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ की जिसका नाम था इंडिका, और जो लिखा था मेगास्थनीज ने। आप जानते हैं कि मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जिसे सिकंदर ने अपने जीते हुए प्रदेशों को प्रशासित करने के लिए बाद में छोड़ के चला गया था। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने भारत के विषय में, भारत में उस समय जो मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, उसके प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में, समाज के विषय में किस प्रकार से उसने 7 जातियों का वर्णन किया है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे मेगास्थनीज ने क्या क्या बातें की हैं। और उसने ये भी जिक्र कर रखा है कि भारत में गुलाम प्रथा या दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। हालांकि जो विदेशी यात्रियों के इस तरह के वृत्तांत हैं ये हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने होंगे, क्योंकि सारी बातें हम सच नहीं मान सकते, क्योंकि जो विदेशी आते थे वो भारतीय भाषाओं से अनभिज्ञ होते थे, भारतीय संस्कृति से, भारतीय समाज से अनभिज्ञ होते थे, उन्हें बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जानकारी दी है वो महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका है, इसकी मूल प्रति तो उपलब्ध नहीं है, मूल प्रति तो इसकी खो गई थी, लेकिन पारंपरिक यूनानी लेखक जैसे प्लूटार्च, ठीक है, स्ट्राबो, अरियन, इनके लेखों में इंडिका के रेफरेंसेस या उदाहरण ये हमें मिलते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो हमने कोई किताब लिखी, जैसे मान लो मैंने कोई किताब लिखी, तो मैंने 4 किताबों को कंसल्ट किया और मैंने फिर कंसल्ट करने के बाद ये रेफरेंस दिया कि ये जो बातें हैं ये उस किताब से ली गई, ठीक है। ऐसे ही अरियन, स्ट्राबो, प्लूटार्च
ने भी इंडिका को पढ़कर और फिर उसके उदाहरण दिए अपनी किताबों में, ठीक है। तो इस तरह से मेगास्थनीज की जो इंडिका है ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो बौद्ध साहित्य जैसे जातक मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है, जबकि बौद्ध वृत्तांत जो कि श्रीलंका में लिखे गए जिनका नाम था दीपवंश और महावंश, ये हमें बताते हैं कि किस तरह से अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संधिमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। मतलब श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त दिव्यवंद तिब्बती बौद्ध लेख अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में जो उसका योगदान था उसका जिक्र करते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पुराणों की। तो पुराणों में मौर्य साम्राज्य के जो घटनाक्रम रहा, जो विभिन्न मौर्य शासक हुए, जैसे सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर उदयन और अन्य जो शासक रहे, आखिरी शासक था बृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो वो सारी जो वंशावली है ये हमें पुराणों से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत जो मैंने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। तो पुरातात्विक स्रोतों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अशोक के अभिलेख। देखिए, अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न भागों से हमें प्राप्त होते हैं। इसमें स्तंभ लेख भी है, इसमें गुफा शिलालेख भी है। स्तंभ लेख मतलब पत्थर पर लिखे हुए। अशोक ने अपने राज्यादेश, अपने धर्म की नीति और बहुत सी बातें उसने स्तंभों पर, जगह जगह पर स्तंभों पर गड़वाई और उन्हें स्थापित करवाई ताकि लोग उनको आते जाते पढ़ सकें। इन अभिलेखों की जो व्याख्या थी, ये एक व्याख्याकार थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप ने 1837 में ये लिपि वगैरह जो थी ना, ये अशोक 3-4 लिपियों में अपने जो ग्रंथ लिखा करता था, जैसे खरोष्टी लिपि, अरामैक लिपि और जो है ये जो लिपि वाली जो लिपि को पढ़ने का जो एक क्रम निकाला था वो जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। तो अशोक की बहुत सी जानकारी, अशोक के जो विजय अभियान है, अशोक की जो बहुत सी जानकारी हमें इसमें मिलती है। इसके अतिरिक्त हमें बहुत से वस्तु अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे उत्तर काल के पॉलिश के जो बर्तन हैं, चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के, मौर्य सिक्के, ये हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे और बहुत से कलिंग शिलालेख हैं या लघु शिलालेख हैं या भाबरू शिलालेख हैं, अशोक के स्तंभ लेख हैं मेरठ से और टोपरा से जो हमें प्राप्त हुए हैं। गुफा लेख हैं, आपको पता होगा बराबर की जो गुफा अभिलेख है, इससे हमें अशोक की सहनशीलता के बारे में पता लगता है। अशोक के 14 शिलालेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे जो है मौर्य काल के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बाकी फिर जो और टॉपिक्स हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।